लेकिन जो ब्राह्मणों के विरोध में जो आंदोलन चले, चाहे वो बुद्धिज्म का आंदोलन रहा हो, चाहे वो जैनिज्म का आंदोलन रहा हो, चाहे वो लिंगायतों का आंदोलन रहा हो, चाहे वो सिखिज्म का आंदोलन रहा हो, चाहे वो वारकरी संप्रदाय का आंदोलन रहा हो, ये सारे के सारे आंदोलन पिछड़े वर्ग के लोगों ने चलाए। लेकिन आज की तारीख में उसको एक एक अलग धर्म के नाम पर उसको अलग कर दिया गया है और ओबीसी उससे अलग है। और जो फूले साहब अंबेडकर और पेरियार का आंदोलन चला, उसको दलित आंदोलन कह दिया और बहुत बड़े पैमाने पर ब्राह्मण ओबीसी को उस आंदोलन से काटने में सफल हो गए। ये तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मेश्राम साहब को, वामसेफ संगठन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब सारे जितने भी अपने को अंबेडकरवादी संगठन कहने वाले लोग हैं, जितने भी अपने को दलित संगठन कहने वाले लोग हैं, उन सारे लोगों ने ब्राह्मणों की जो राजनीति थी, जो ब्राह्मणों का षड्यंत्र था, फूले साहू पेरियार के मूवमेंट का दलितकरण करना, जब वो दलितकरण कर रहे थे तो मेश्राम साहब लगातार घंटे घंटे भर ओबीसी के मुद्दों पर बोल रहे थे, ओबीसी के लोगों को जागृत करने का काम कर रहे थे। और जब ओबीसी के मुद्दों पर मेश्राम साहब बोलते थे तो उस समय ओबीसी के लोग ज्यादा नहीं होते थे, लेकिन फिर भी मेश्राम साहब डेढ़ घंटे ओबीसी के मुद्दों पर बोलते थे। बहुत सारे जो शेड्यूल कास्ट के लोगों को बात समझ में नहीं आती थी, वो कहते भी थे कि मीटिंग में ओबीसी के लोग नहीं हैं, ओबीसी के लोग कार्यक्रम करने के लिए पैसा भी नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी मेश्राम साहब डेढ़ घंटे ओबीसी के मुद्दों पर बोलते हैं। इससे क्या फायदा होने वाला? लेकिन साथियों, फायदा हुआ। आज वो 92 वाला ओबीसी नहीं है, 90 वाला ओबीसी नहीं है, आज 90 और 92 वाला ओबीसी नहीं है। जब मंडल की लड़ाई चल रही थी तो कुछ लोग ही मंडल की लड़ाई लड़ रहे थे, ज्यादातर ओबीसी मंदिर बनाने चले गए, ज्यादातर ओबीसी मंदिर बनाने चले गए थे। वहां भी धोखा हुआ, मस्जिद गिराया हमारे लोगों ने और ट्रस्ट बना तो एक भी ओबीसी को नहीं रखा, सारे के सारे ब्राह्मणों को रखा। तो अभी ये बात ओबीसी के लोगों को लगातार जो मेश्राम साहब 30-40 साल से समझा रहे थे, वो बात अभी ओबीसी के लोगों को समझ में आ रही है और बड़े पैमाने पर देश के अंदर ओबीसी जागृत हो गया है। और जब बड़े पैमाने पर देश के अंदर ओबीसी जागृत हो गया तो ब्राह्मणों को इस बात का डर है, इसलिए उन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया कि ओबीसी जो बड़े पैमाने पर जागृत हो गया है, उसका स्वतंत्र आंदोलन नहीं खड़ा होना चाहिए या वो वामसेफ के आंदोलन में नहीं जाना चाहिए। इसलिए उसको काउंटर कैसे किया जाए, तो काउंटर करने का सारा कार्यक्रम चलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को अभी ओबीसी की क्या समस्या है? ओबीसी की समस्या है कि ओबीसी का कोई राष्ट्रीय स्तर पे संगठन नहीं है। ओबीसी का फूले साहू अंबेडकर की विचारधारा पर आधारित राष्ट्रीय स्तर का कोई संगठन नहीं है। ओबीसी के पास कोई ऐसा नेतृत्व नहीं है कि जो ओबीसी के लोग जागृत हैं, उन जागृत ओबीसी के लोगों को भी लीड करे और तेजी से ओबीसी समाज के अंदर चेतना निर्माण करने का काम करे। इस तरीके का लीडरशिप और नेतृत्व का अभाव, एक तो ये ओबीसी की सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में है। संगठन का अभाव ओबीसी की सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में है। मंडल कमीशन से जो लीडरशिप आई थी उभर करके, वो लीडरशिप तो खत्म हो गई। जिन लोगों ने 2011 में ओबीसी की गिनती का मुद्दा उठाया था, आज उठाने लायक है क्या? चाहे लालू प्रसाद यादव जी हों, जेल में हैं, मुलायम सिंह यादव जी हैं तो बोलने की स्थिति में नहीं है, रामविलास पासवान जी नहीं रहे, शरद यादव जी को हरा दिया गया, उनकी बेटी को भी हरा दिया गया और पार्लियामेंट में नहीं है, गोपीनाथ मुंडे जी की हत्या हो गई। तो 2011 में जिन लोगों ने ओबीसी की गिनती का मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया था, जिन लोगों ने पार्लियामेंट को बंद करने का काम किया था, आज वो लोग भी उठाने की स्थिति में नहीं है। और जो नई जनरेशन है, एक तो उसको समझ नहीं, तो नए नेता हैं तमाम ओबीसी के, जिनको विरासत में चीजें मिली, उनको एक तो समझ नहीं है
और जो थोड़ा बहुत समझ है भी तो